हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11 चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखेंगे डायामैग्नेटिक। तो आज हम लोग डायामैग्नेटिक के बारे में सीखेंगे कि डायामैग्नेटिक आखिर होता क्या है। तो पैरामैग्नेटिक में बताए थे कि वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, आकर्षित होगा। द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, आकर्षित होता है, उसको क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। निकालने की तरीका बताए थे। पैरामैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टीज था, पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसमें क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर्ड का मतलब जिसका जोड़ी ना हो, है ना। उसके बाद यदि कोई एलिमेंट में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड का मतलब उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है, जैसे 13 हो गया, 13 हो गया, 29 हो गया, मतलब 29, 3 हो गया, 7 हो गया, ऐसा रहे तो आप बोल सकते हैं ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है, जो क्या करता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, जीरो कभी नहीं होता है। यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कभी शून्य नहीं होता है। और आज सीखने वाले हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज का जो लेक्चर है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पारा देख चुके थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका हिंदी यदि हम बोले, इसको भी हिंदी में बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ जैसे होता है ना अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के उल्टा रिपल्सन। हिंदी में क्या बोलते हैं, आकर्षण, आकर्षण का उल्टा विकर्षण होता है। ठीक है। तो जैसे कभी कभी देखते होंगे, जैसे दो मैग्नेट है और ये आपकी साउथ पोल है और ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। लेकिन नॉर्थ या साउथ पोल को हम सेम डायरेक्शन में रखें, जैसे साउथ पोल साउथ से रहेगा तो ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे को दूर भगाना चाहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कोई चुंबक दो ठो लीजिए आप और उसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमा के सटाने की कोशिश कीजिएगा, एक ऐसा डायरेक्शन आएगा, देखिएगा चुंबक एक दूसरे से दूर भागना चाहता है, एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपका जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, डाया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, दूर भागेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आपको बता चुके हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट हो गया और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ यदि कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस रखेंगे तो इस केस में होगा क्या, ये जो सब्सटेंस है इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर ना आके किधर भागना चाहेगा, इससे दूर होना चाहेगा। मतलब रिपेल कर रहा है, रिपल्सन है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाह रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है मतलब रिपल्सन हो रहा है। तो ये सब्सटेंस जो है हमेशा क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाया। तो ये तो समझने की बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, ये रिपेल करता है, मतलब दूर जाना चाहता है। तो बहुत ही आसान है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप पढ़े हैं, मतलब यदि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, जैसे प्लस प्लस है तो हमेशा क्या होगा, रिपल्सन। माइनस माइनस है तो क्या होगा, रिपल्सन। और यदि प्लस और माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन तो आपको समझ में आ गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आखिर होता क्या है और एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब तत्व के रूप में हम कैसे पहचानेंगे। जैसे बहुत सारे एटम यानी कि एलिमेंट आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप बताओ, गैस करो ये पारा है या फिर डाया है, तो आप कैसे इसको मतलब जज करेंगे कि ये पारा में रखा जाए या डाया में रखा जाए।
तो डाया होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा। अब देखिए डाया मैग्नेटिक क्या होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी देंगे आपको डाया मैग्नेटिक का। उसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके आधार पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, ये क्या है आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो इसको यदि हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं द substances which are partially या weakly repelled by the magnetic field is known as what? Diamagnetic substance. Diamagnetic substance। तो आप लोग रेडी रहे और क्या करें, जब भी आप बैठते हैं लेक्चर देखने के लिए कॉपी कलम लेके बैठें और एक एक पॉइंट को लिखते चलें और समझने की कोशिश करें और कमेंट करें। समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं कमेंट में कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एग्जाम के लिए एक एक मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, और आपको पता है कि बूंद बूंद करके आपका तालाब भरेगा, आपका खोपड़ी भरेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए द सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। हिंदी में यदि हम बोलना चाहेंगे इसको तो क्या बोलिएगा, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आंशिक रूप से विकसित किए जाते हैं तो उसे प्रति चुंबकीय आप सुन के भी लिख सकते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तो उसे प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। यदि कोई आपसे पूछ दे अचानक कि मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विकसित किए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए वैसे पदार्थ आप आसानी से देख सकते हैं वैसे, और यहीं पे याद कर लें। आपको बाद में देखिए होता क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है, जब हम उसको पढ़ रहे हैं पूरी कंसंट्रेशन, पूरी मतलब ध्यान से हम यदि देखेंगे वीडियो को और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। दो बात तो याद है, दो चीज़ तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा पारा होगा, और जो रिपेल करेगा उसको क्या बोलते हैं, डाया। तो अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षण करने वाला पदार्थ, और रिपेल का मतलब होता है विकर्षण करने वाला पदार्थ। तो क्या है, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आंशिक रूप से विकसित किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा इसमें, इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। दूसरी बात, हम कैसे समझेंगे कि ये पारा है या फिर डाया है। तो इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसको कैसे हम पता करेंगे और इसमें क्या क्या बातें याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाया मैग्नेटिक substances having paired electron, paired electrons। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ी वाला। पेयर जैसे बोलते हैं ना, पेयर में लाओ,
पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। जैसे मान लीजिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये अकेला है तो अनपेयर्ड है, इसका कोई जोड़ी नहीं है। मान लीजिए ये दोनों एक साथ कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर्ड। ये क्या आपका? पेयर्ड है। तो पेयर्ड, इसके पास जो होता है, कहने का मतलब जो बाह्य कोश होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें जो आउटर मोस्ट सेल होगा वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनों का जो है पेयरिंग करेंगे तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। मतलब ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को हम सजाएंगे, जैसे आप वाहु रूल के अनुसार या पाउली एक्सक्लूजन हो या हुंड के अनुसार हम सजाएंगे, तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थों अनुचुंबकीय पदार्थों के पास, अनुचुंबकीय पदार्थों के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित का मतलब होता है जोड़ी वाला। युग्मित का मतलब क्या होता है बच्चे? जोड़ी वाला। युग्मित का मतलब क्या है? जोड़ी वाला, पेयर्ड, है ना। तो आप याद रखेंगे कि जो यदि आपका डायामैग्नेटिक है तो किस प्रकार के सब्सटेंस में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गया। उसके बाद इसका मैग्नेटिक वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होना चाहिए। यदि डायामैग्नेटिक का केस है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। क्या होता है जी? 0 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, जो आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर आपको बताया जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ देखिएगा जितने भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो उसका जो वैल्यू होगा मैग्नेटिक मोमेंट का वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है। मैग्नेटिक, जैसे एक ऑर्बिटल है आपका और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलते हैं प्लस हाफ और इसको बोलते हैं माइनस हाफ। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएगा। और जिसके वजह से जब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं तो फिर ये डाया ही होगा, क्योंकि इसमें आपका अट्रैक्शन नहीं हो सकता, रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मान, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 किस केस में होता है, पारा के केस में होता है या डायामैग्नेटिक के केस में होता है, तो पारा का मतलब होता है अनुचुंबकीय, डाया का मतलब प्रतिचुंबकीय। तो आपसे यदि पूछा जाए कि किस केस में आपका जो है 0 होगा, तो आप बोलिएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है हमेशा हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा क्या होता है? इसका 0 होता है। और एक केस और याद रखेंगे, तो इसका क्या करें, फटाफट आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात और क्या ध्यान देने वाला है, जैसे कि आपको बताए थे पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, यदि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई एलिमेंट है उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा पारा होता है। लेकिन इवन जब होता है, जब इवन होता है तो वो पारा भी हो सकता है, डाया भी हो सकता है, डिपेंड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नॉट का मतलब होता है, ध्यान दें, यहाँ पे क्या याद रखना है, इफ द elements having
having even electrons, then they will be paramagnetic or diamagnetic. Substance, paramagnetic or diamagnetic substance, which depends upon unpaired electron. एक चीज और क्या सीख लिया हम लोग कि इफ द एलिमेंट्स हैविंग इवन इलेक्ट्रॉन्स देन दे विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो कोई भी देखिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एक आध ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाता है आपका, तो हमेशा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इफ द एलिमेंट्स हैविंग इवन इलेक्ट्रॉन्स देन दे विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि यदि कोई एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है वो इवन है, इवन का मतलब होता है सम संख्या है, सम जैसे 10 हो गया, 16 हो गया, 30 हो गया, 28 हो गया, है ना, 22 हो गया, 24 हो गया, इस टाइप से यदि है तो आप श्योर नहीं बोल सकते ये पारा है या फिर डाया है। आपको सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहायता से आपको पता करना पड़ेगा कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पारा होगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सब का सब पेयर्ड होगा, तो वो क्या होगा, डाया होगा। क्या होगा, डाया। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यदि तत्वों के इलेक्ट्रॉन सम हो तो वे अनुचुंबकीय अथवा प्रति चुंबकीय होंगे। अनुचुंबकीय अथवा प्रतिचुंबकीय होंगे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। आ रहा है समझ में? तो एक कंडीशन और बता दिए यहाँ पे क्या है, यदि तत्वों के इलेक्ट्रॉन सम हो, सम का मतलब आपको पता है, सम संख्या विषम संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं। सम में सम संख्या को 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं फाइनली, मतलब पूरा नो डाउट, है ना। और लेकिन इवन है तो उसमें ये 2 से उसको भागा नहीं दिया जा सकता, ऐसे भी नीचे क्लास में हम लोग सीखे हैं। तो यदि तत्वों के इलेक्ट्रॉन सम हो तो वे अनुचुंबकीय अथवा प्रतिचुंबकीय होंगे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। जो किस पे निर्भर करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। इतना जानने के बाद हम कुछ उदाहरण देखते हैं किसका, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। किसका देखते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो फटाफट से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए उदाहरण एक दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए Zn है, क्या आपका Zn। अब Zn का एटॉमिक नंबर 30 है। अब यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए Cu रहता तो Cu का कितना होता है 29, तो इसको हम बोल सकते थे कि ये पारा है। लेकिन यही आपका निकेल आ जाए Ni
इसको आप नहीं बोल सकते ये पारा है या डाया है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे ये पारा है या फिर डाया है। तो चलिए देखिए आसानी से इसको। आप यहां देख सकते हैं जैसे Zn है, क्या आपका Zn है, तो Zn का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d कितना होता है 10 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि 3 से 10 के बीच जो लेते हैं हम लोग हीलियम लेते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर 2 होता है। 11 से 18 के बीच लेते हैं हम लोग क्या चीज़, नियॉन लेते हैं। नियॉन का कितना होता है 10 होता है। 19 से 36 तक, 19 से 36 तक क्या लेते हैं हम लोग, आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18 होता है। तो ये हमें पता है। तो अब देखिए 30 जो आ रहा है किसके बीच आ रहा है, 30 जो आ रहा है 19 से 36 के, 19 से 36 के बीच आ रहा है। तो कहने का मतलब 19 से 36 के बीच जो होता है नोबेल गैस, वो होता है आर्गन। वो क्या होता है आपका आर्गन होता है। 19 से 36 के बीच क्या होता है आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18। आपको बता दिए कि जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मतलब जिनको नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे कहाँ पे, आप लोग जाइएगा मतलब वीडियो में पीछे बैक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सम इम्पॉर्टेंट्स फॉर 11th एंड 12th का वीडियो बना हुआ है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में बताया गया, आप उसको देख सकते हैं। चूँकि पढ़ चुके हैं ये बात, इसलिए हम लोग अभी फिर से रिपीट नहीं करेंगे। नहीं तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वीडियो में ही आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, आइए देखिए। तो यहाँ पे देखिए 19 से 36 के बीच क्या होता है आर्गन होता है। तो आर्गन कहाँ पूरेगा, आर्गन का 18 होता है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। देखिए Zn हो गया, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आर्गन। इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो बाहर क्या दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है आपका 4s2 और 3d कितना 10, ये दिख रहा है। फिर आपको पता है s में जो है 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल है, ये सारी बातें हम लोग सीख चुके, तब ये बता रहे हैं आपको। इसलिए वीडियो को सीरियल वाइज देखिए आप लोग, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए Zn है आर्गन, 4s2 3d 10 है। ठीक है, अब देखिए s में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। d में कितना ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है, 4 और 1 5। ठीक है, अब देखिए ये 4s2 के लिए हो गया। s में 1 इलेक्ट्रॉन भी रहता है तो ऑर्बिटल एक ही बनेगा। 3d कितना है 10, d में कितना ऑर्बिटल तो 5, तो 5 ऑर्बिटल तो 5 घर बना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए s में 2 है तो एक क्लॉक वाइज, दूसरा एंटी क्लॉक वाइज। d में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या करते हैं एक एक भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखिए सब में जोड़ा है। जैसे इस ऑर्बिटल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखें तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये जिंक जो है पारा होगा कि डाया होगा, आप ही बताइए। पारा होगा कि डाया होगा, जिंक पारा होगा या डाया होगा। तो डाया मैग्नेटिक के लिए क्या बताए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है 0, यानी कि n का वैल्यू जो है 0 है। यहाँ पे n क्या है, ये जो n है, n फॉर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में क्या लिखे 0, मतलब n लिखे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में क्या लिखा गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग n भी बोल सकते हैं। तो n बराबर कितना हो गया 0। जैसे 0 हुआ यानी कि Zn ये बेचारा क्या बन गया, ये आपका डाया मैग्नेटिक है। ये क्या आपका डाया मैग्नेटिक है, ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या आपका डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार पूछता है। कभी पारा पूछ देता है, कभी डाया पूछ देता है, लेकिन वो आयंस के फॉर्म में पूछता है।
आयंस के लिए पूछता है। तो चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कौन पारा होगा कौन डाया होगा। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे रहता है, ये क्वेश्चन देते हैं हम लोग, यदि बोल दे आपको बीच, ऑब्जेक्टिव में ही अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? जैसे ऑप्शन दे दिया ए में लिख दिया आपको, मान लिया जाए Fe2+, बी में लिख दिया Ni2+, सी में लिख दिया मान लीजिए CO Cobalt2+, और डी में लिख दिया Zn2+। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें कौन डाया मैग्नेटिक्स है, कौन डाया। तो इनमें से कोई ना कोई तो डाया मैग्नेटिक होगा। तो हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम इसको सॉल्व करें, जैसे आंसर बताना है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन इसको पहले जांच करना, चेक करना पड़ेगा ना, कौन पारा है कौन डाया है। तो क्वेश्चन में आपका जो है Fe2+ है, फिर आपका Ni2+ है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे हम ए को देखते हैं, Fe को देखते हैं, Fe2+ है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखें तो देखिए Fe में कितना टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 26 होता है। उसमें से 2 प्लस है, मतलब 2 निकल चुका है। 2 क्या हो चुका है? निकल चुका है। तो अब कितना बचेगा इसमें? 24 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा? 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है। तो लिखा कैसे जाता है? यदि Fe का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो Fe का हम शॉर्टकट यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखते हैं? आर्गन, और 4s2 होता है और 3d6 होता है, ये होता है। लेकिन इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, आर्गन से, ये तो नोबेल गैस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। जब भी निकलेगा आउटर मोस्ट सेल से, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ फिर कंफ्यूजन होता है कि पहले डी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि एस से निकलेगा। तो यहाँ पे सेल को देखिए, सेल बड़ा कौन है? 4 क्या है? ज़्यादा बड़ा है किससे? 3 से ज़्यादा बड़ा है। 4 जो है ज़्यादा बड़ा है। यदि 4 और 3 में आपको कंपेयर करने बोले कि कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है। यानी कि जैसे मान लीजिए जाए एक एटॉम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा सबसे पहले निकलेगा बाहर वाला सेल से, आउटर मोस्ट सेल से। ये मान लीजिए पहला सेल, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। बाह्य कोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य कोश। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, यानी कि सबसे बड़ा सेल से पहले निकलेगा। इसका खत्म होगा 4 से पहले निकलेगा। किससे निकलेगा? 4 का खत्म होगा तो फिर 3 से निकलेगा, 3 का खत्म होगा तो 2 से खत्म होगा तो 1। तो समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब हम 3 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया जाएगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से सबसे पहले जो निकलेगा आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। तो देखिए सबसे बड़ा सेल इसमें कौन है? 4 है। सबसे बड़ा सेल कौन है? 4। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा?
4 सेल से निकलेगा, इसका खत्म होगा तब जाके डी से निकलेगा, 3D से निकलेगा। मतलब पहले 4 से निकलेगा, फिर उसके बाद 3 से। तो कहने का मतलब हुआ कितना इलेक्ट्रॉन जा चुका है, प्लस का मतलब निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो कितना लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4s2 ये गायब हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s0 और 3d6। क्यों लिखे ऐसा पता चला, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इसमें कौन है, 4s सेल है, 4 सेल है। तो सबसे पहले 4 सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पहले इससे निकलेगा, उसके बाद इससे निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ 4s कितना हो गया, 0। अब इस चीज को आप इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 4s कितना हो गया, 0, और 3d कितना हो गया, 6। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe2+ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन और डायरेक्ट क्या चीज, 3d6। और जो आपका बोर्ड है कभी कभी आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन पूछ देता है। कोई एलिमेंट दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें, डी में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अब देखिए डी में जो है 5 सेल होता है, कितना सेल होता है, 5 सेल। तो 1 2 3 4 5, ये 3d6 इलेक्ट्रॉन। हम लोग हुंड्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे तो कैसे भरते हैं, पहले 1 1, तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 और 1 6। आप इधर से नहीं दोहरा सकते, फिर जहां से शुरू किए वहीं से करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तो पेयर है, इसका पेयर है, लेकिन इन लोगों का पेयर नहीं है। मतलब ये क्या है, अनपेयर्ड है। यानी कि n बराबर कितना हो गया, 4, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब बी को जांच करते हैं, बी नंबर को चेक करते हैं, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, एफ ही नहीं होगा। एफ ही क्या है, यहाँ पूछ रहा है प्रति चुंबकीय, मतलब डायामैग्नेटिक पूछ रहा है आपको। और ये क्या नहीं हो गया, तो एफ ही तो हो गया पारामैग्नेटिक। ये क्या है आपका, पारामैग्नेटिक। मतलब देखिए चेक कैसे करते हैं वो सीखिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो ये क्या होगा, पारा होगा। ये तो कैंसिल हो गया। आगे बात करते हैं, आगे किसका बात करते हैं, बी का। बी को समझिए कि बी आखिर होगा या नहीं होगा। ए तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि ये क्या है, पारामैग्नेटिक। ये क्या है आपका, पारामैग्नेटिक। चलिए हम लोग बी को चेक करते हैं। इसी टाइप से क्या करेंगे, बी को चेक करते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो। बी नंबर जब यदि हम चेक करेंगे तो बी नंबर में दिया है निकेल, Ni2+ है। सिमिलरली ऐसे ही तो आर्गन हो जाएगा, होना चाहिए कितना, निकेल का भी वैसे ही। निकेल का यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा, आर्गन और 4s2 और 3d कितना, 8, 18 और 2 20 और 8 28। लेकिन हमें चाहिए क्या चीज़, Ni2+ चाहिए। तो इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कितना बचेगा, 3d 8। 3d कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 3d 8 का देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो इसका चेक करेंगे कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 और 1 4, ये हो गया 3d कितना, 8। पहले क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। जब ये 8 हो गया, 8 होने के बाद देखते हैं अनपेयर्ड है या नहीं। हाँ है, n बराबर कितना है, 2, यानी कि ये दोनों का जोड़ी नहीं है। अब जब जोड़ी मिल गया मतलब ये क्या है, ये भी क्या है आपका, पारा है। ये भी क्या है बच्चे, पारामैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है। और जब ये पारामैग्नेटिक है, हमें तो चाहिए डाया। तो देखिए ए और बी नहीं है, ए भी पारा है और बी भी पारा है, ए भी पारा है और बी भी पारा है। मतलब आप बोल सकते हैं Ni2+ क्या होता है, पारामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, समझ में आया। मतलब बी भी नहीं है। सी को चेक करेंगे, इसी प्रकार सी को आप चेक कर सकते हैं। सी नंबर, ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ये है या नहीं। तो कोबाल्ट है, CO2+ है। ठीक है, आपको पता है कोबाल्ट का कितना होता है, 27। इसका यदि हम लिखें तो क्या लिखाएगा, आर्गन, आर्गन 4s2 और 3d कितना है, 7। ये है। अब जब यहाँ पे 2+ है तो कहने का मतलब ये दोनों चला गया, निकल गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन गायब, चूंकि आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। तो यहाँ बचेगा आर्गन,
बाहर कितना है 3d7, 3d कितना है 7, यानी कि आप बोल सकते हैं D में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है। फिर से चेक करेंगे अगेन, आपको बार बार इसलिए बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए, 1 2 3 और 1 4, कितना है 3d7। इसको तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये नोबेल गैस है, नोबेल गैस कभी इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना तो देगा, क्योंकि इसका जो है ऑर्बिट क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है, फुलफिल होता है उसमें। नोबेल गैस इसलिए रिएक्शन में भाग नहीं लेता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, जैसे केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा, इसलिए भाग नहीं लेता है क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो दे सकता है। जैसे आप ही लोग में दोस्ती होता है, जब तक जैसे कि दो व्यक्ति के बीच संबंध कब बनता है, जब कुछ ना कुछ लेन देन होता है उसके बीच। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे 3d7 है तो एक एक भरेंगे, 1 2 3 4 और 1 5 6 7, 7 हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें भी है, कितना है 3 है, 1 2 3 है, मतलब ये भी क्या है पारा मैग्नेटिक है, ये भी क्या है पारा मैग्नेटिक है, ये भी पारा है। हमें क्या चाहिए डाया, तो ए भी पारा है, बी भी पारा है और सी भी पारा है। क्यों? चूंकि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा पारा होगा। अब चलिए हम लोग लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, क्या चीज डी, डी पारा होगा या डाया होगा, क्योंकि हमें पूछा है कि इनमें से कौन, और ये सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही आएगा तब बनाइएगा, क्योंकि ये पूछ चुका है, कोई भी रहेगा बना सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डी नंबर को देख लें, डी को, तो डी में है Zn2+ है, तो Zn2+ कहने का मतलब इसको हम लिखे सिंपल वे में, यदि Zn का सिर्फ लिखे तो क्या होगा आर्गन और 4s2 और 3d10। अभी कुछ देर पहले भी हम लोग इस बात पे डिस्कस किए थे। तो कहने का मतलब यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, यानी कि बचा कितना आर्गन, आर्गन तो रहेगा, आपको बोले ये तो रहेगा, बाहर कितना है 3d10, 3d10 है। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, अब देखते हैं चेक करते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है या नहीं बच रहा है। देखिए 1 2 3 1 4, 3d कितना बचा है 10। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8 9 1 10। अब देख सकते हैं इसमें सब का सब पेयर है, सब का सब क्या है पेयर्ड है, सब का सब पेयर है, मतलब n बराबर कितना हो गया 0, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है का मतलब है सब का सब क्या है पेयर्ड है, सबका जोड़ी लग चुका है, सबका जोड़ी लग चुका है, जोड़ी लग गया तो फिर इधर उधर हाथ मुंह मारेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये मतलब स्टेबल है एक तरह, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये फुल फील्ड, इसको बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल। यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहता, 1 2 3 4 5 ही रहता तो क्या बोलते हैं हाफ फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हाफ फील्ड। अब जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये क्या है डायामैग्नेटिक है, ये क्या है आपका डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय है, ये क्या है आपका। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। आया सबको समझ में? इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कौन पारा है कौन डाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो है थोड़ा चेक करेंगे है ना, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं 1-2, आप चेक कीजिएगा, आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे एल्युमिनियम दिया हुआ है, इसका 13 होता है, ठीक है, Sc3+ दिया हुआ है, Ti2+ दिया हुआ है, Mn दिया हुआ है, Mn2+। आपको बताना है कि इसमें से कौन पारा है कौन डाया है ना, इसमें से कौन पारा है कौन डाया। और इसका नंबर तो पता ही होगा, एल्युमिनियम का 13 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, Mn का 25 होता है। आपको बताना है कि इसमें कौन पारा होगा और कौन डाया है, कौन कौन पारा है कौन कौन डाया। तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग ख़त्म किए क्या चीज़, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आप लोग को सिखाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से पढ़ लीजिएगा।
और जिनको नहीं मिलेगा लिंक वो क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो चाहिए, तो आपके जो है आपको लिंक भेज दिया जाएगा। या फिर यूट्यूब में जाके आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, महासम इम्पोर्टेंस फॉर 11th एंड 12th का वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों टाइप का, सिंपल वाला भी और जो हम लोग नॉवेल गैस लेके लिखते हैं उसका भी, ठीक है। और इसको बना के जल्दी जल्दी फटाफट क्या करें, कमेंट कर दें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।